गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीसैट के लेकर के, ठीक है। और सीसैट में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्प्रहेंसन पे। जो संप्रेषण आता है, कॉम्प्रहेंसन आता है, उसे कैसे सॉल्व करें। और हम सिर्फ एक ही टेक्निक पे बात करेंगे, और वो जो टेक्निक होगी कि बिना पढ़े कैसे करें। बिना पढ़े हम उसे कैसे सॉल्व करें। याद रखिएगा, आप कॉम्प्रहेंसन पढ़ भी लेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कॉम्प्रहेंसन क्या कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। वहीं आपने अगर इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस की होगी तो आप इस कॉम्प्रहेंसन को बिना पढ़े भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर हम ऐसा मतलब इसकी शुरुआत जो करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही करते हैं। पेपर देखेंगे पिछले साल का, फिर देखेंगे कौन कौन से टेक्निक हैं जो हमें लगाना चाहिए, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और हम सीसैट को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर कॉम्प्रहेंसन को, ठीक है। देखिए, अब मैं यही कहूँगा, अगर कॉम्प्रहेंसन पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर पढ़ सकते हैं तो रेंडमली एक बार देख लेना है किसके बारे में बात किया है, नहीं तो छोड़िए, आप पढ़ना ही नहीं है। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, ठीक। तो ये भी नहीं पढ़ना है कि सबसे सर्वाधिक तर्क संगत, सबसे विवेकपूर्ण निष्कर्ष क्या है, परिच्छेद किसकी बात करता है, ये सब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस हमें ये ढूंढना है कि उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है। और इस आंसर का पहला रूल याद रखिए कि जब भी हम कोई आंसर ढूंढेंगे, ठीक है, तो उस पर ज़्यादातर समाधान पे फोकस करेंगे। जो वर्तमान में उसके लिए समाधान होना चाहिए, हम ज़्यादातर क्या करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और कंपेयर करके देखेंगे, दूसरा कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा आंसर है, यानी कौन सा होना ही चाहिए, ठीक है। यूपीएससी के कंप्रहेंसन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्या करता है, किसी ऐसे टॉपिक से उठाता है, ठीक है, जो अक्सर हम पढ़े होते हैं या फिर ना पढ़े होते हैं, मान लीजिए ना पढ़े हों तब भी, लेकिन इसका आंसर वही होगा जो होना चाहिए लॉजिकली, जो होना ही चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पहला, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। एक चीज़ और करना है, कंप्रहेंसन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कंप्रहेंसन में लिखा हुआ सब जो वर्ड्स हैं, जो वाक्य हैं, उनको आप समझ पाएँ कि वो कह क्या रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उस पूरे वाक्य को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए, तोड़ तोड़ के, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए, रुक जाइए, ये किसकी बात कर रहा है, कह रहा है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की बात कर रहा है कि उसके लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियाँ, यानी जो खाद्यान्न हम बांटते हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंचाते हैं या जो भी करते हैं, वो जो पद्धति है, जो चालू पद्धति यानी जो वर्तमान में मौजूद है, उसकी बात कर रहा है, चालू पद्धतियाँ। फिर लिखा है पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अब एक चीज़ याद रखना कंप्रेंशन में, जहाँ ये पूर्ण आ जाए, ठीक है, पूर्ण का मतलब एकदम पूर्ण की बात कर रहा है, समग्र आ जाए, वो उसकी गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो वैसे भी देख लेते हैं ना, तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान में जो आपके खाद्यान्न पहले समझना होगा, इतना तो समझना होगा, खाद्यान्न मतलब वही गेहूँ चावल वगैरह जो अभी हम खाते हैं, जो हम खाते हैं तो कैसे नुकसान होता है वो, ठीक है। तो क्या उसका जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जो गवर्नमेंट की जो चालू पद्धतियां हैं जो वितरण करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने के लोगों में, क्या वो उत्तरदायी है, वो भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। तो पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, आएंगे पहले एक को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, एक इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, बचा कौन, बचा सिर्फ आपका 2 और 3। तो क्या होगा, ये 2 और 3 आंसर आपके सही हो जाएंगे। अब ध्यान ये देना कि पहले जब भी हम ढूंढेंगे कंप्रेंशन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलत जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा या रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, हम उसको ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, सबसे पहले हम रॉन्ग स्टेटमेंट को ही ढूंढेंगे। इसमें ये गलत था। अब जैसे देखिए 2 और 3 है, तो 2 3 को पढ़ के देखिए कैसा लगता है, लगेगा कि हाँ क्या सही है ये। जैसे लिखा है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी, ठीक है, कि प्रचलित प्रवृत्ति, जैसे जो खाद्यान्न की हानि और बर्बादी होती है उसकी प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। क्या लिखा है,
भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। क्यों नहीं होगी? जब आप बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे, ठीक है, अब ज़मीन से ही कर रहे हैं, फिर आप उसे बर्बाद कर देंगे, तो एक तरीके से फिर आप उस ज़मीन से उत्पादन करेंगे, फिर बर्बाद करेंगे, तो ज़मीन की क्षमता धीरे धीरे कम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है, छोड़िए इस पे नहीं बहस करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर देखो यार, ये दूसरा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना दोस्त। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, छोड़ देंगे क्या अवधारणाएं बनाया है क्या कुछ भी, इस पे बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ टर्मोलॉजी पे बात करेंगे। इसमें दिया है खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। ये तो सही लग रहा है, मतलब आप जो भी इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रखते हैं, जहाँ भी कुछ भी करते हैं, उसमें नुकसान तो होता ही होता है, तो उस पर ध्यान देने की बात कर रहा। मैंने क्या कहा, जहाँ पे समाधान की बात करेगा, ठीक है, और समाधान लगेगा सही है, वो सही करना है, तो ये सही है। दूसरा लिखा है खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। तो सही बात है, खाद्यान्न जो भी खाद्यान्न है उसको क्या करना है, उसका नुकसान कम करना है, और उसका नुकसान कम करना है तो सबका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, इस समाज का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि नहीं? जो नागरिक हैं उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो क्या है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब कोई समाधान पूछे और लगे कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, तो वो वाले स्टेटमेंट क्या होंगे, वो स्टेटमेंट आपके सही होंगे। ठीक है, देखो यार, फिर देखो, ठीक है, जो ये कंप्रेंशन वगैरह पूछता है वो कई सब्जेक्ट से पूछता है। ये वाला देखिए पूछा है, इकोनॉमिक्स को उठा करके पूछा हुआ है। ठीक, कुछ नहीं, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा या सिर्फ समझा होगा तब भी आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, कंप्रेंशन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ये कह रहा है कि जो केंद्रीय बैंक हैं बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमको पढ़ना है, पहले पढ़ना है केंद्रीय बैंक, कह रहा है केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते हैं। यानी इसके कहने का क्या मतलब है, केंद्रीय बैंक का मतलब मान लीजिए आपका आरबीआई है, अगर वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट इसको बजट समर्थन नहीं करेगी। बजट समर्थन का क्या मतलब हो गया, बजट समर्थन का मतलब ये हो गया जो गवर्नमेंट बजट लाती है वो, अगर गवर्नमेंट का बजट बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा तो मार्केट में पैसा अधिक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बजट एक तरीके से खर्च ही तो कर रही है गवर्नमेंट, तो जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना खर्चा बढ़ा देगी या मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा एक तरीके से फ्लो हो जाएगा इसके थ्रू, तो क्या बताइए, क्या मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी? तो सही कह रहा ना कि सिर्फ आरबीआई नहीं कर सकता, आपने भी पढ़ा होगा कि सिर्फ आरबीआई के बस की बात नहीं है कि वो मुद्रास्फीति कंट्रोल कर ले। तो केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते, सही है, पढ़ने से तो लग रहा है। ठीक है, फिर मौद्रिक नीति के प्रभाव, मौद्रिक नीति आपने देखा ना, मैंने कहा था कि जो मनी को मार्केट से खींचना या फिर मनी को डालना या फिर एक तरीके से मार्केट में, फिर या फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति लाई जाती है, मौद्रिक नीति। लिखा है मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। अब ये वही, फिर ये भी वही कह रहा है कि जो मौद्रिक नीति होगा वो तभी प्रभावी होगा जब सरकार की जो राजकोषीय नीतियाँ हैं वो इसके अनुकूल होंगी। अब राजकोषीय नीति आपको पता होगी, जो सरकार ज़्यादातर वही जो खर्च करती है, आय और व्यय का के लिए जो नीतियाँ बनाती है वही राजकोषीय नीति होती है। तो इसमें दोनों सही हैं, देख के ही लग रहा है कि दोनों सही हैं। देखो यार, ये सॉल्व कराने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप समझें, आप ये समझें कि जो कंप्रेंशन दिया जाता है उससे डरना नहीं है। ठीक है, वो यूपीएससी का कंप्रेंशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कंप्रेंशन नहीं भी पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आप ये सोचिए आप जीएस के प्रीलिम्स का पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उस पहले पेपर में वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इनमें मतलब वो आपसे क्या है, ऐसे ही उसने विकल्प दे दिए हैं और विकल्प के आंसर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे बेस्ट आंसर है उस विकल्प में, बस वही विकल्प आप क्या करिए, उसमें से चूज करिए। ठीक, अब देखिए दूसरा, अब ये कह रहा है, मैंने कहा था ना जहाँ पूर्ण वगैरह आएगा ध्यान देने वाली बात, ये कह रहा है उच्चतर कीमतों के लिए महंगाई के लिए, यही कह रहा है महंगाई के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ, किसकी, सरकार की जो राजकोषीय नीति है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ये पूर्ण जो शब्द डाल दिया ना, यही गलत हो गया, याद रखना,
तो क्या सरकार जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी है महंगाई के लिए? जबकि हमने महंगाई में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई और बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा यार, पहला ये तो गलत हो गया। दूसरा वो क्या कह रहा है, उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती। मतलब एक तरीके से जो बॉन्ड हैं, बॉन्ड को प्रभावित नहीं करती है। मतलब जो सरकार को पैसा चाहिए होता है तो लोगों से क्या करती है सरकार, बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेती है, उधार लेती है। तो जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के देगी कि नहीं देगी? तभी तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देगी, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, ये प्रभावित करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ऐसे ही यार समझना होगा। जो स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के समझ लेगा ना, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना है, ये बात क्या करनी है। और ये बताओ, इसके लिए कंप्रेंशन पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? जो भी हमने देखा ना, उच्चतर कीमतों के लिए सरकार की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत थी? पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बस ध्यान ये देना है किसे कैसे सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ना। अब देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है नगर आयोजन की। जो हम लोग सिटी वगैरह बनाते हैं, कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी मैं बताऊँ, एक चीज़ करनी होगी हमें, कभी कभी कंप्रेंशन को थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए कंप्रेंशन को एक बार देख लेना होगा। अगर हम पूरा ना देख सकें तो कम से कम उसके ऊपर की 2-3 लाइनें, ऊपर की 2-3 लाइनें और नीचे वाला देख लें। तो नीचे में आपने देखा, नीचे इसमें लिखा हो भारत में आयोजना और इसकी पश्चिम आयोजना, इसकी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा से भिन्न है। इसमें ये लिखा है शहरों के बारे में बात कर रहा है, और बात की बात करते करते ये कह रहा है कि जो भारत में है वो क्या है, इसके बारे में जो शिक्षा दी जाती है वो पश्चिम से भिन्न है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन ये देखना, ये लिखा हुआ कि नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में, यार ये ऐसे ही लिखेगा, नगर आयोजन पढ़ लो, ये बहुत टफ हिंदी लिखता है, हमें समझना होगा। नगर आयोजन, ठीक है, पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में, यानी वो बात कर रहा है कि जब नगर आयोजन की आप बात कर रहे हैं, जब लोगों को पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम का मतलब वही सिलेबस मान लीजिए, तो विविध मतलब अलग अलग प्रकार के अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होने चाहिए। यानी कि वो कह रहा है कि जब आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं नगर आयोजन की, तो सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके दीजिए, अलग अलग प्रकार की शिक्षा दीजिए। तो ये तो देखने में सही लग रहा है यार, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। फिर कह रहा है भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजन और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। ये भी सही है, उतना प्रशिक्षण, औपचारिक प्रशिक्षण तो दिया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं, ये भी तो सही लग रहा है। तीसरा लिखा है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चीरकालिक समस्या बनी हुई। ये तो गलत है यार। चीरकालिक का मतलब है उनके पास क्या पैसा है ही नहीं। चीरकालिक का मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई रूप से इनकी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, नहीं, ये तो गलत है सी वाला। तो हम पहले गलत काटेंगे, ठीक है। इसमें देखो, सॉल्व करना है तो पहले गलत काटना है, फिर इसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प है, अब हमने गलत इसको काट लिया तो 25% तो कट गया हमारा, तो हम 75% आंसर देने के लिए सक्षम हो गए ना, हो गए कि नहीं। फिर देखते हैं डी वाला। इसमें दिया है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास का कर पाना अत्यंत कठिन है। तो क्या जनसंख्या का उच्च घनत्व है, बहुत गरीबी है, तो क्या उसमें विकास नहीं होगा, योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? योजना का मतलब कहाँ पे शहर बसाए जाने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए, यही तो बात कर रहा है। तो ये भी गलत लग रहा है, तो हमें डी भी गलत लग रहा है, उतना सूटेबल बैठ नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, अब एक या बी दोनों में से एक चुनना है। इनमें सबसे बेहतर कौन लग रहा है? सबसे बेहतर जो है पढ़ने के बाद हमें पहला वाला विकल्प लग रहा है कि नगर आयोजन में अलग अलग तरीके के विषय भी शामिल किए जाने चाहिए जब हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो हो गया। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये सीखा, पहले तो मैं हमेशा कह रहा हूँ, जो समाधान की बात करेगा और जो बहुत ज़्यादा एरिया को कवरअप करेगा वही विकल्प सही होगा। जैसे ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से देखो, जब हम उनको पढ़ाएंगे तो भविष्य को भी तो कवरअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये यार ध्यान देने वाली बात है ना। देखो फिर देखते हैं, जब फिर हम देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, मार्केट या सोशल मीडिया के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है, तो पहले में कह रहा है कि विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। यानी वो ये कह रहा है ना, कह रहा है कि अब ये आगे वाला छोड़ दो यार, ये सिंपल सा यहाँ से कह रहा है कि सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सअप है, न्यूज़ है, चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो क्या करते हैं, सूचनाओं को तुरंत लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, बात तो ये भी सही लग रही है। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद हैं। तो ये सोशल मीडिया जो हैं, ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक हैं, ये कौन बनाया है? ये किसी कंपनी ने तो बनाया है। और ये किस लिए बनाई गई हैं? क्या लाभ कमाने के लिए बनाई गई हैं? तो हाँ, देखते तो ये भी लग रहा है कि सही होगा। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। तीसरा दिया कि सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। तो क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये गलत है, लग रहा है ना कि गलत है, कि सोशल मीडिया ने ऐसा कहाँ किया है कि लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। कुछ नहीं, झूठा मूठा प्रचार फैलाते हैं यार। फिर कह रहा है आज के विश्व में सोशल मीडिया आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य। यानी वो कह रहा है अगर आप एक सुशिक्षित सामाजिक जीवन चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया होना ही चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है? तो ये भी गलत है। ये भी लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो अब हम आ गए 2 पे, 50% तो हमारा खत्म हो गया। अब हमारी पॉसिबिलिटी हो गई ज़्यादातर ए या बी में से कोई सही होगा। ठीक है, तो ये तो बता रहा है कि ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम तुरंत पहुंच बना लेते हैं। क्या करते हैं? पहुंच तो बना लेते हैं, सूचनाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन यार किसी प्रकार कोई समाधान या कुछ प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। जबकि दूसरा है, हकीकत तो यही है कि आदर्श और नैतिक संस्थाएं नहीं है। नैतिक होती तो सिर्फ सत्य सही चीज़ें दिखाती, झूठ तो दिखाती नहीं। और अगर नैतिक होती तो अच्छी चीज़ें दिखाती, न्यूडिटी तो नहीं दिखाती। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जैसा तैसा पोस्ट तो नहीं दिखाती। तो ये क्या है? सिर्फ लाभ कमाने के लिए निर्मित है। दूसरा वाला सही है। सोशल मीडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमको ऐसे नहीं जज करना, हमको पढ़ के देखना लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 13वां में क्या लग रहा है? हमें बी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। 14 में देखते हैं, जो 14 है उसमें लिखा है कि इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। ठीक है, तो सही बात है। समावेशी का मतलब क्या? सभी तक इंटरनेट की पहुंच है? तो बात तो सही है, पर्याप्त रूप से जितना पहुंच होना चाहिए उतना नहीं है। भारत में क्या पहुंच है? तो नहीं है। ये तो सही लग रहा है। दूसरा लिख रहा है कि इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अब करता है तो अलग बात होती है, लेकिन कर सकता है तो वो जैसे इंटरनेट, ठीक है, किसी पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? वो भी करता है ना। प्रतिकूल रूप से भी कर सकता है, नेगेटिव रूप से भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। तो इसमें दोनों सही होने चाहिए। और इसमें क्या होगा? दोनों ही सही होगा। हमें देखना है, पढ़ना है और फिर इसके बाद डिसीजन लेना है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे एक और, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक होती है। यानी वो कह रहा है कि अगर किसी को प्रभावी शिक्षा स्कूली शिक्षा चाहिए तो उसमें सरकार से कहीं न कहीं अधिक माता पिता की भूमिका होगी। आपको तो लगेगा कि हाँ यार, बात तो सही लग रही है, सरकार से ज़्यादा तो भूमिका माता पिता की। अगर माता पिता उसे स्कूल ना भेजें, ठीक है, तो उसको स्कूली शिक्षा कैसे मिलेगी? लेकिन बालक, अब यहीं पे यूपीएससी ने एक गेम खेल दिया है। देखो यहाँ पे इसने डाल दिया है प्रभावी स्कूली शिक्षा। कौन सी स्कूली शिक्षा? प्रभावी। प्रभावी का मतलब बेहतर तरीके से, बेहतर स्कूली शिक्षा। क्या बिना सरकार के माता पिता दे देंगे? बताइए, आईआईटी आईआईएम कौन बनाया है? इसके बाद जो बच्चों को, ठीक है, बेहतर टीचर कौन प्रोवाइड कराता है? वो गवर्नमेंट ही तो कराती है। बाकी सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट ही तो यहाँ प्रभावी शिक्षा की बात कर रहा है, यानी बेहतर शिक्षा की बात कर रहा है। तो क्या यहाँ पे सरकार की भूमिका अधिक हो जाती है माता पिता से? अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो नहीं। तो ये प्रभावी, यानी कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आधा स्टेटमेंट सही हो सकता है, आधा गलत हो सकता है। और दूसरा, इसमें शब्दों का जो कंप्रहेंशन है उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज़ का है तो वो है शब्दों का। ठीक है, एक एक शब्द समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो प्रभावी स्कूली शिक्षा कह रहा है, यानी बेहतर से बेहतर स्कूली शिक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला बालक
गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब ये देखो यार, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो है, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ाया जाए लोगों को, तो जितनी भी समस्याएं हैं क्या उनका समाधान कर लेंगे? बताओ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे 21 में। ठीक है। जो 21 का क्वेश्चन था, देखिएगा 2024 का 21 सेटे का, उसमें दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद देखिए, फिर देखते हैं ये 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें दिया है कि देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से, यानी कह रहा देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से, यानी पूरी तरीके से अगर गरीबी हटा दें तो हमारे स्कूली बच्चों के न्यून प्रदर्शन की समस्या का समाधान होगा। यानी अगर हम गरीबी को हटा दें तो जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे क्या ऐसा होगा, क्योंकि कुछ तो गरीब बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। क्या गरीबी पूरी तरीके से हटा देने पे सभी बच्चे एक समान और बेहतर प्रदर्शन करेंगे? क्या ऐसा है यार? ये तो ऐसे ही लग रहा है ना, गलत है, मतलब जो फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वो गलत लग रहा है कि नहीं? तो लग तो रहा है। फिर कह रहा माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने की एक रणनीति है। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट को सैलरी दी जाती है, माता पिता को जो हेल्प पहुंचाई जाती है, वो एक तरीके से एक रणनीति है। ठीक है। मतलब एक रणनीति बनाई गई है कि यार इससे क्या होगा कि बच्चों की जो शिक्षा होगी उसमें सुधार होगा। तो आप बताइए, जो टीचर को सैलरी दी जाती है उससे बच्चों की शिक्षा का कोई मतलब शिक्षा का कोई संबंध है? अगर टीचरों को इस तरह से, तो टीचरों को ज़्यादा सैलरी देंगे तो बच्चे ज़्यादा शिक्षित होंगे। क्या ऐसा कुछ है? तो यार ये भी गलत लग रहा है। फिर बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। फिर कह रहा सार्वजनिक नीति से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा जनों के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो ऐसी बनाए जो युवाओं को, जो उनकी क्षमता है उसके अनुरूप बनाए, उनकी जो उपलब्धियां उनके अनुरूप ही बनाए। ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादातर सही लग रहा है। ठीक है। डी देख लेते हैं। जब तक कुल स्कूल उत्तीर्ण बच्चे कृषि में वापस नहीं जाएंगे भारत जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ। ये तो पूरा गलत है, डी वाला पूरा गलत है। पहले गलत एलिमिनेट करना है फिर सही, तो सी वाला इनमें सबसे बेहतर विकल्प लग रहा है और सी सही होगा। ठीक है। 22 का जो 22 है वो, अगर आपको इसमें साफ वीडियो ना दिखे तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रख लीजिए 2024 का सीसैट का। ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन था, ये देखिए। अब यहाँ पर देखो 23वां क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। यानी जो विज्ञान है उनको, मतलब जो वैज्ञानिक है उनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या माजरा है। क्या इससे कोई समाधान या कुछ ऐसा कुछ सुनने या देखने को मिल रहा है? लग रहा है। चलो ठीक, मान लेते हैं, आगे चलते हैं। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्या विज्ञान सभ्य समाज बनाता है? विज्ञान का गलत प्रयोग असभ्य भी तो बना सकता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बी वाला गलत हो जाएगा। असभ्य नहीं बना रहा है यार। अब क्या कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे की चीज़ें वायरल कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए, उससे असभ्य नहीं बन रहा। वो विज्ञान की ही तो देन है, टेक्नोलॉजी की तो देन है। इसके बाद कह रहा विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। तो जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो क्या उसमें विज्ञान की प्रगति उतनी हुई थी? तो चलो हम ठीक मान लेते हैं कि कुछ हद तक ये सही लग रहा है। लेकिन अब क्या है कि औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई थी, यानी कि संभव हुई, उससे पहले संभव नहीं हुई होती। तो ठीक है, भैया आ गए थे यार, इसलिए क्लास रोकना पड़ा था, तो थोड़ा रिदम भी टूटा है, कोई बात नहीं। देखिए फिर चौथा विकल्प देखते हैं। चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा विकल्प, विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए किंतु, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। इसने कहा कि आप सत्य का अनुसरण करिए लेकिन आपको समाज के कल्याण करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि बेहतर चीज़ बता रहा है, समाधान बता रहा है ना। तो डी वाला
यहाँ पे सही होगा। अब देखो यार दोस्त, एक चीज़ याद रखना बालक, ये जो सीसेट है ना, ठीक, इसमें क्या क्या ध्यान देना है। इसको वो सॉल्व कर लेगा लड़का, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा, जो समझ जाएगा कि वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दूसरा, हमें ध्यान देना होगा जब कहीं अति की बात कर रहा है, जैसे पूर्ण की बात कर रहा है, समग्र की बात कर रहा है, ठीक है, या केवल की बात कर रहा है, इन सब पे क्या होगा, इन सब पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस कैसी करनी होगी, एक दूसरे को पहले प्रैक्टिस ये करनी है कि पहले गलत वाला हमें एलिमिनेट करना है। तो जब हम गलत एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि हम क्या करें, क्वेश्चन को सही करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहले गलत वाला देखेंगे, दूसरा जो बहुत ही ऐसे वैसे वर्ड्स होंगे उनको देखेंगे, जो सबसे बेहतर पढ़ने में फील होगा, बेहतर सुझाव देगा, याद रखना, बेहतर सुझाव देगा, हम क्या करेंगे, उनको पिकअप करेंगे, उनको ट्रिक करेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी बात कर रहा है जहाँ पे लग रहा कि बहुत अति की बात कर रहा है, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए या वर्ल्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। बाकी कंप्रहेंसन पढ़ के भी नहीं होगा, ये हकीकत है। इसी तरीके से करना है और रिस्क लेना है, और रिस्क तो लेना पड़ेगा यार। अगर आपको लग रहा है कि सीसेट आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि अगर आपको लगेगा, अगर आप 30 अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, ठीक है, 30 भी आपने अटेम्प्ट कर लिया आपने कंप्रहेंसन का, जो नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के आता ही आता है, तो अगर 20 भी सही हो गया इस लॉजिक से और 10 भी गलत हो गया, तब भी आपके करीब 17 से 18 17 क्वेश्चन, सोचिए 17 क्वेश्चन, तब भी आपने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया है। तो छोड़ना नहीं है, अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखना है बस। याद रखना कि फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे, कंप्रहेंसन देखना ही मत, और ना उससे घबराना यार, ठीक है, घबराना भी मत, और कंप्रहेंसन बिल्कुल देखना भी मत, ठीक। अभी समय बहुत कम है, आपके भी पास कम है, तो बहुत ज़्यादा लॉजिक तो लगा नहीं पाएंगे। बस मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही क्वेश्चन पेपर कई बार सॉल्व कर लीजिए। और क्या करना है, जब जब आप पेपर देने जाएंगे तो जो बीच में 2.5 घंटा मिलेगा ना, उस 2.5 घंटे में अगर रीजनिंग का रिवीजन करना है तो ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करना है तो एक काम करना है, यही सीसेट में जो अभी हम लोग देख रहे हैं यही सीखना है। उस 2.5 घंटे में पूरी प्रैक्टिस करनी है, एक ही क्वेश्चन पे सारे टाइप्स के प्रैक्टिस कर लेनी। और जैसे ही सीसेट का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे, कंप्रहेंसन का क्वेश्चन, वैसे हमारे जहन में याद रहना चाहिए, हमको रिमेंबर रहना चाहिए कि इस बेस पे, इस आधार पे हम एलिमिनेट करेंगे, यानी बेस आपको जो आधार होगा याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। समय तो बहुत कम है, लेकिन घबराते नहीं हैं, एकदम आराम करना है, रिलैक्स करना है, खूब सोना है, और कोशिश ये रहेगी कि 24 तारीख यानी कल आप खूब सोएंगे, खूब खूब खूब, ठीक ना। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं, मेहनत करेंगे, हो जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, घबराते नहीं है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।